देश में लोकसभा चुनाव जारी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में तीनों चरणों का जो मतदान है वो संपन्न हो चुका है। छत्तीसगढ़ में चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, लेकिन अब सब लोगों के जुबान पर एक ही सवाल है कि 11 में से आखिर कितनी सीटें बीजेपी जीत रही है और कितनी सीटें कांग्रेस के खाते में जाएगी। ये अभी हर एक चौक चौराहे से लेकर के हर एक गलियारे में हर एक जो सोचने समझने वाले लोग हैं उनके जुबान पर ये सवाल होता है और इसका जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि छत्तीसगढ़ की 11 सीटों का परिणाम क्या होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संजय शेखर और आप देख रहे हैं एडिटर जी न्यूज़। यदि एडिटर जी न्यूज़ अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना न भूले और बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन ऑन कर दे। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव के तीनों फेज की। आपको ज्ञात है 3 चरणों में चुनाव छत्तीसगढ़ में संपन्न हुआ है और पहले फेज़ में बस्तर, दूसरे फेज़ में राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद और बाकी जो 7 सीट है वो तीसरे फेज़ में यानी 7 मई को चुनाव संपन्न हो गया है। ओवरऑल जो वोट ऑफ परसेंटेज रहा है वो 72.81% रहा है, जो कि 2019 में हुए लोकसभा चुनाव से 1.31% ज़्यादा है। तो वोटिंग परसेंटेज जो पिछले लोकसभा चुनाव में था उससे 1.31% ज़्यादा हुआ है। अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों के अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो पहले चरण में जहां पर बस्तर में लोकसभा चुनाव हुए वहां पर टोटल वोटिंग परसेंटेज जो है वो 68.29% रहा, जो कि 2019 से 2.25 ज़्यादा है, यानी 2.25%, 2.25% ज़्यादा है। इसी तरीके से राजनांदगांव में 77.42% मतदान हुआ, जहां जो 2019 की तुलना में 1.38% ज़्यादा है। महासमुंद की बात कर ले तो महासमुंद में 75.02% मतदान हुआ, जो कि 2019 की तुलना में 0.51% ज़्यादा है। इसी तरीके से कांकेर में 76.23% मतदान हुआ, जो कि 2019 की तुलना में 1.96% ज़्यादा है। सरगुजा की बात कर ले तो टोटल 79.89% यानी 79.89% मतदान हुआ, जो कि पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव से 2.59% ज़्यादा है। ये पूरे छत्तीसगढ़ में जो मतदान हुए हैं उसमें सर्वाधिक मतदान अगर कहीं हुए हैं तो सरगुजा लोकसभा क्षेत्र में हुए हैं, जहां पर 2.59% अधिक मतदान 2019 की तुलना में हुआ है। रायगढ़ की बात कर ले तो रायगढ़ में 78.85% टोटल मतदान हुआ है, जो कि 2019 की तुलना में 1.07% ज़्यादा है। इसी तरीके से जांजगीर चांपा में 67.56% मतदान हुआ है, जो कि 2019 की तुलना में 1.98% ज़्यादा है। इसी तरीके से बिलासपुर की बात कर ले तो 64.77% मतदान हुआ, जो कि 2019 की तुलना में 0.41% ज़्यादा है। दुर्ग की बात कर ले तो 73.68% मतदान हुआ, जो कि पिछले लोकसभा की यानी 2019 की लोकसभा चुनाव की तुलना में 2% ज़्यादा है। और रायपुर जो कि राजधानी है छत्तीसगढ़ की, यहाँ के वोट ऑफ परसेंटेज की बात कर लें तो राजधानी रायपुर में जो रायपुर लोकसभा है उसके अधीन टोटल 68.82% मतदान हुआ है, जो कि पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव से 1.31% ज़्यादा है। इन तीनों चरणों में संपन्न हुए मतदान में कुल 220 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद है। पहले चरण में कुल 11 उम्मीदवार थे,
जो केवल एक लोकसभा क्षेत्र बस्तर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव हुआ था। दूसरे फेज़ में 3 लोकसभा कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव में कुल 41 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। और तीसरे फेज़ में जो 7 लोकसभा क्षेत्र जो बाकी बचा, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़ और सरगुजा, इसमें कुल 168 प्रत्याशी मैदान में थे। टोटल अगर कैलकुलेट कर लें तो 220 टोटल कैंडिडेट होते हैं जिनके भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। अब बात परिणाम की। परिणाम क्या रहने वाले हैं? जो सवाल सभी लोगों के जुबान पर है, और जाहिर सी बात है 4 जून जब तक कि रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक ये चर्चा जारी रहेगी और लोग जानने का प्रयास करेंगे और इनपुट लेने का प्रयास करेंगे कि आखिर होने क्या जा रहा है छत्तीसगढ़ की 11 की 11 लोकसभा सीटों पर। मैं आज आपको जो रिजल्ट बताने वाला हूँ, जो आंकड़ा बताने वाला हूँ, जो संभावित रिजल्ट है वो मैं बताऊंगा। उसके पीछे आखिर बेसिक्स क्या है, पहले उस पर मैं चर्चा कर लूँ। दरअसल देखिए, एज ए जर्नलिस्ट कोई भी पत्रकार अगर कोई आप तक खबर पहुंचाता है या कोई तथ्य आप तक रखते हैं तो उसके अपने साइंटिफिक मेथड होते हैं, उसके अपने ऑब्जर्वेशन होते हैं, उसके अपने सोर्सेज होते हैं, और विभिन्न सोर्सेज से और रिसर्च से जो इनपुट्स प्राप्त होते हैं उसी के आधार पर आपके सामने तथ्यों को रखा जाता है। उसी के जो तथ्य होते हैं उसी के आधार पर आपके सामने पूरी एनालिसिस की जाती है। अब मैं आपको बता दूं कि आज जो मैं रिजल्ट बताने वाला हूं, संभावित रिजल्ट, उसके पीछे हमारा बेस क्या है, किन आधार पर मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूं जो संभावित रिजल्ट है वो। पहला तो ये कि सभी 11 लोकसभा सीटों पर और लोकसभा सीट के विभिन्न विधानसभा जो क्षेत्र है वहाँ मैं खुद गया हूँ और वहाँ पर जा कर के मैंने लोगों से बातचीत की है। ऑब्जर्वेशन मेथड जो है रिसर्च का एक साइंटिफिक मेथड, उस ऑब्जर्वेशन मेथड से मैंने जानने की कोशिश की है कि आखिर लोगों के मन में क्या है और इस बार संभावित रिजल्ट क्या आने वाले हैं। तो इसके माध्यम से हमने लोगों से बातचीत की सभी 11 लोकसभा क्षेत्रों में जा कर के, और एक पहला अपना ऑब्जर्वेशन का जो कारण है और जो ऑब्जर्वेशन के रिजल्ट है वो एक सबसे बड़ा फैक्टर होगा जो अंतिम रूप से हम आप तक जो संभावित रिजल्ट पहुंचाएंगे उसका एक बेस होगा। तो पहला तो यही है कि मैंने खुद सभी 11 लोकसभा सीटों पे जाकर वहाँ पर चीज़ों को समझने की कोशिश की है, लोगों से बातचीत करने की कोशिश की है। और ख़ास बात ये मैं आपको बता दूं कि हमारी जो पूरी बातचीत थी, हमारा जो पूरा ऑब्जर्वेशन था वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के आसपास नहीं था। आम मतदाताओं से हमने बातचीत करने की कोशिश की थी और इसका वीडियो भी हमने अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किया था। आपने देखा होगा कि ये अनकट वीडियो थे, उसमें कोई ये नहीं कह सकता कि ये जो है प्रायोजित वीडियो है, क्योंकि हम किसी भी चौक चौराहे पे जा कर के, खेतों में जा कर के, बाज़ारों में जा कर के, हाट में जा कर के हमने लोगों से बातचीत की और कंटिन्यूटी में बातचीत की, ताकि कहीं से उसमें जो है वो एडिट की गुंजाइश न रहे और ये न लगे कि आपने एक ख़ास समूह से बातचीत की है। तो हमारी कोशिश ये थी कि हम आम मतदाता, ज़्यादा से ज़्यादा आम मतदाताओं से बातचीत करें, आम वोटर्स हैं उनसे बातचीत करें, क्योंकि अगर आप पॉलिटिकल पार्टी से बात करेंगे तो जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग वहाँ पर ज़्यादा इकट्ठे रहेंगे उनका इनपुट आप तक ज़्यादा पहुँचेगा और इसमें बायसनेस की संभावनाएं ज़्यादा होती है।
जबकि आप अगर जो सैम्पलिंग का, रिसर्च में सैम्पलिंग एक काफ़ी महत्वपूर्ण तरीका होता है, एक टेक्निक होता है कि आप सैंपल कैसे कलेक्ट करेंगे। तो इसमें जो सैम्पलिंग का मेथड है, अलग अलग मेथड, तो उसमें हमने जो दैव निदर्शन पद्धति एक कहते हैं, उसके माध्यम से और लोगों से बातचीत की। और दैव निदर्शन पद्धति ऐसी पद्धति होती है जिसमें टोटल यूनिट के चुने जाने की संभावना रहती है। उसमें ये नहीं रहता है कि कोई भी छूट सकता है, क्योंकि हम जब जाकर के बातचीत करते हैं तो हम किसी एक टारगेट समूह तक नहीं पहुंचते हैं, बल्कि हम ऐसे जगह पहुंचते हैं जहां कोई भी आ सकता है और सबकी स्वतंत्रता हो सकती है, कोई भी उसमें शामिल हो सकता है। तो इस दृष्टि से, इस मेथड के माध्यम से हमने लोगों से जाकर के बातचीत की, ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्वेशन के माध्यम से हमने अपने आंकड़े इकट्ठा किए, और उन आंकड़ों के आधार पर मैं आपको एक रिजल्ट आज बताने की कोशिश करूंगा। तो पहला जो आधार है और सबसे बेसिक आधार है और हमारे रिजल्ट का जो है सबसे प्रमुख तत्व है, वो ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन मेथड है, जो मैंने खुद जा करके लोगों से बातचीत करके और जो आंकड़े इकट्ठा हुए हैं उसके आधार पर आप तक विश्लेषण पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा जो कुछ इनपुट्स मेरे पास है, वो इनपुट्स जो हैं वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो इनपुट उन तक पहुँचे हैं, जो बूथ लेवल से उन तक आती है, उसको भी हमने जानने समझने और इसमें ऐड करने की कोशिश की है। उनसे भी उसको भी एक सहायक आंकड़े के तौर पे हमने लिया है। तीसरा जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो हमारा आंकड़ा है, वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण आंकड़ा है जो 3 फेज में चुनाव हुए तो अलग अलग जो रेटिंग एजेंसीज है, जो रिसर्च एजेंसीज है, जिसने एग्जिट पोल किया है, और एग्जिट पोल के नतीजे तो चुनाव संपन्न होने के बाद सामने आएंगे, लेकिन उसके कुछ इनपुट्स हम तक पहुँचे हैं अलग अलग सोर्सेज के माध्यम से, और इसलिए वो भी एक महत्वपूर्ण डाटा हमारे पास था। इन तीनों को मिला करके हमने ये एनालिसिस तैयार की है और उसको मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो तीनों इनपुट्स हैं, इन तीनों इनपुट्स के आधार पर स्थितियां क्या बन रही हैं। इन तीनों इनपुट्स के आधार पे जो कुल जो 11 लोकसभा सीटें हैं, उस 11 लोकसभा सीटों में से जो 7 लोकसभा सीट ऐसी है जिसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बीजेपी जीत रही है, यानी उसके जीतने में किसी तरह की कोर कसर या किसी तरह की आशंका नहीं है। 7 ऐसी सीटें हैं जो स्पष्ट तौर पर दिखाई देती है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीत रही है, कांग्रेस के लिए यहाँ पर कोई संभावनाएं नहीं हैं। इसमें कौन? रायपुर लोकसभा सीट, दुर्ग लोकसभा सीट, बिलासपुर लोकसभा सीट, रायगढ़ लोकसभा सीट, सरगुजा लोकसभा सीट, महासमुंद लोकसभा सीट और बस्तर। ये जो 7 सीट है, ये स्पष्ट है, यहाँ पर स्पष्ट तौर पे दिखती है कि बीजेपी यहाँ पर विनिंग स्थिति में है और किसी तरह की वहाँ पर दिक्कत नहीं है। और ये जो विनेबिलिटी है, जो जीत की संभावनाएं यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और पार्टी यहाँ से जीत रही है, इसके पीछे जो मूल कारण है, वो मूल कारण छत्तीसगढ़ की जो मौजूदा सरकार है, उसने जो मोदी की गारंटी
को लागू किया और उस मोदी की गारंटी में किसानों को 3100 रुपये प्रति कुंटल धान की कीमत दिया गया, 2 साल का जो बकाया बोनस है उसका भुगतान किया गया, महिलाओं को महतारी बंधन योजना के तहत जो 1000 रुपये की राशि दी गई, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो काफ़ी इफ़ेक्टिव फैक्टर रहे हैं। और इससे भी ज़्यादा जो मोदी का अपना व्यक्तित्व है, पीएम मोदी का, और वो एक ब्रांड के रूप में लोगों के घरों तक और उसके जेहन तक जो पहुँचे हैं, वो एक बड़ा फैक्टर है। राम मंदिर का निर्माण अपने आप में एक बड़ा फैक्टर है। मैंने लोगों से बातचीत की तो वो महसूस हुआ वहाँ पर कि राम मंदिर निर्माण की वजह से लोग पीएम मोदी को पसंद करने लगे, उनकी पसंद में इजाफा हुआ है और बीजेपी का वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ा है। इससे लोगों को, बहुत सारे लोगों से हमने बातचीत की और उन्होंने कहा कि 500 साल से ये मामला अटका हुआ था और बीजेपी ने अपने संकल्प के अनुसार, बीजेपी का लगातार ये संकल्प था कि वो सरकार में आएंगे तो अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा, तो उसको बीजेपी ने पूरा कर दिया। तो इससे बीजेपी की विश्वसनीयता बढ़ी है, पीएम मोदी की विश्वसनीयता बढ़ी है और इस आधार पर बहुत सारे, खासकर सनातन को मानने वाले, और छत्तीसगढ़ में हिंदू बहुल राज्य है और इस वजह से ये भी एक बड़ा फैक्टर मुझे लगता है कि ये जो 7 लोकसभा क्षेत्र है जहाँ पर ये जीत की संभावनाएं ज़्यादा हो रही है, स्पष्ट दिखाई दे रही है कि 7 लोकसभा सीट बीजेपी जीत रही है, उसके प्रमुख कारण हैं। अब बचते हैं 4 लोकसभा सीट, कांकेर, राजनांदगांव, जांजगीर चांपा और कोरबा। ये 4 लोकसभा सीट ऐसे हैं जहाँ पर कांग्रेस की अच्छी खासी मौजूदगी दिखी है और फाइट की स्थिति भी दिखी है। ये 4 सीट ऐसी है जहां पर कांग्रेस ने पूरी ताकत लगा करके जीतने की स्थिति, और जो कैंडिडेट थे उन्होंने जीतने के लिए पूरा चुनाव लड़ा और उनको ये भी भरोसा था कि अगर हम पूरी मेहनत करते हैं तो यहाँ से हमारी जीत हो सकती है। बाकी मुझे लगता है, और बाकी जो एनालिस्ट हैं, जो विश्लेषण करता है, जो राजनीति को समझने वाले लोग हैं, उसमें इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बाकी सीटों पर जो कैंडिडेट्स हैं और पार्टी, उनको पता था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा संभावनाएं उनके लिए नहीं है। हालांकि उन्होंने चुनाव लड़ा है, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते। चाहे इवन बिलासपुर की बात करें, देवेंद्र यादव ने वहाँ मेहनत की है, बाकी अन्य सीट है, सब पे कांग्रेस पार्टी ने मेहनत की है, अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। लेकिन एक जो अंदर से एक मॉडल होता है, अंदर से एक जो ताकत होती है, अंदर से एक जो ऊर्जा आती है और अंदर से एक जो कॉन्फिडेंस होता है, और उस कॉन्फिडेंस के साथ जो आप मैदान में होते हैं, वो इन 4 लोकसभा सीटों पर आपको देखने को मिला है। राजनांदगांव, कांकेर, जांजगीर चांपा और कोरबा। सबसे पहले बात राजनांदगांव की। राजनांदगांव से चूंकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव लड़ रहे थे, 5 साल वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे और लंबा राजनीतिक उनका अनुभव रहा है, पाटन से चुन करके लगातार आते रहे हैं। छत्तीसगढ़ की पहली सरकार जो 2003 में बनी, उसमें वो मिनिस्टर थे और चूँकि मंत्री रहे हैं, उससे पहले मध्य प्रदेश में भी वो मंत्री हुआ करते थे। तो चूँकि उनका लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है और दूसरा ओबीसी समुदाय से आते हैं, तो एक तो मुख्यमंत्री के रूप में उनका जो अपना ऑरा पिछले 5 साल में बना वो, दूसरी उनकी टीम, चूँकि मुख्यमंत्री रहे 5 साल, तो उनकी टीम काफ़ी बड़ी किसी भी मुख्यमंत्री का हो जाता है, तो लोगों की कमी उनके पास नहीं थी, टीम की कमी नहीं थी, तो उनका अपना ऑरा, टीम के द्वारा वहाँ पर किया गया काम। और तीसरा ओबीसी फैक्टर, चूँकि राजनांदगांव में ओबीसी जो मतदाताओं की बहुलता है, तो वो भी एक फैक्टर है। और इस सब के बाद
जो राजनांदगांव की जो तमाम विधानसभा सीटें हैं उसमें अधिकांश सीट पर कांग्रेस विधायकों की जीत। वहाँ पे अधिकांश संभवतः 8 लोकसभा विधानसभा सीट है, जिसमें से 5 पर कांग्रेस का कब्जा है, 3 पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। तो ये जो समीकरण है ये सब मिल करके, और इस सब से जो ज़्यादा महत्वपूर्ण था वो ये था कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जो टीम थी उसने वहाँ पर महालक्ष्मी योजना जो कांग्रेस की है गारंटी कि कांग्रेस आएगी तो महिलाओं को 1 लाख रुपया सालाना दिया जाएगा, इसके फॉर्म बड़े पैमाने पर राजनांदगांव में खासकर ग्रामीण इलाकों में भरवाए गए। वहाँ के विधायक और उनकी टीम के माध्यम से, भूपेश बघेल की अपनी टीम के माध्यम से, और इस वजह से वहाँ पर मुकाबला दिलचस्प हुआ। लेकिन जब ऐसा हुआ तो दूसरी तरफ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वहाँ के मौजूदा सांसद संतोष पांडे जो कि उम्मीदवार थे, उनका व्यक्तित्व वहाँ पर ग्रहण हो गया और बीजेपी ने पूरी लड़ाई को भूपेश वर्सेज मोदी कर दिया। तो भूपेश वर्सेज मोदी जब ये पूरी लड़ाई हो गई तो उसके बाद पूरा गेम जो है वो एक तरीके से बहुत ही बैलेंस हो करके और कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ एज लेता हुआ चला गया। तो मुकाबला तो अच्छा रहा है, मजबूत रहा है, लेकिन विनेबिलिटी जो है, जो जीत की संभावनाएं जो है वो मोदी फैक्टर की वजह से जो है वो बीजेपी की वहाँ पर ज़्यादा हो गई। और हमारे पास जो तमाम इनपुट्स हैं वो ये बताते हैं कि वहाँ पर एज बीजेपी के पक्ष में है और संभव है कि बीजेपी ये सीट भी निकाल करके ले जाए। बात कांकेर की, कांकेर लोकसभा क्षेत्र जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण लोकसभा सीट है और इस सीट पर पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में बीरेश ठाकुर महज करीब करीब 7,000 वोटों से हार गए थे। चूँकि लोकसभा में 7,000 वोट बहुत कम आंकड़ा होता है, लिहाजा बीरेश ठाकुर को लगता था कि अगले लोकसभा चुनाव में उनको पार्टी टिकट देगी और अगली बार वो जीतेंगे। लिहाजा उन्होंने पिछले 5 साल खूब मेहनत की कांकेर में, लोगों से संपर्क बनाए स्थानीय खासकर ग्रामीण इलाकों में, और इस वजह से जो है यहाँ मुकाबला जो है वो काफ़ी मजबूती के साथ कांग्रेस और बीजेपी में देखने को मिला। भोजराम नाग वहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी थे जो कि पूर्व विधायक थे। हालांकि भोजराम नाग की भी ग्रामीण इलाकों में अच्छी पकड़ है इस वजह से क्योंकि वो जो ग्रामीण आदिवासी है उसके संस्कृति, उसके जो परंपरा है उसमें ढले हुए रहते हैं और एक बैगा के रूप में, एक पुजारी के रूप में वो लोगों के बीच में रहते हैं, पूजा करते हैं और तमाम सारी चीज़ें होती है और इस वजह से आदिवासियों की आस्था उनमें है। और जाहिर सी बात है कि बीजेपी ने भी इस चीज़ को महसूस किया, इस तथ्य को महसूस किया कि कांकेर में मुकाबला ज़रा टफ है और यही वजह है कि वहाँ पर अमित शाह की सभा कराई गई और अमित शाह की सभा के बाद जो है कांकेर की स्थिति बदली और फिर जो एकदम बराबर का मुकाबला चल रहा था या 19-20 का मुकाबला चल रहा था, वहाँ पर 20 और 21 का मुकाबला हो गया। अब वहाँ पर बीजेपी थोड़ी आगे निकल गई और कांग्रेस, इस तरह के इनपुट्स हमारे पास हैं अलग अलग तथ्यों से। तो कांकेर लोकसभा सीट ऐसी लोकसभा सीट है जहां का परिणाम एज तो बीजेपी के पक्ष में है, लेकिन कांग्रेस को भी यहां से आप कमज़ोर नहीं आंक सकते। यदि ग्रामीण इलाका बीरेश ठाकुर के आधार पर वोट करता है, उनके संबंधों के आधार पर वोट करता है और मोदी फैक्टर यदि कमज़ोर रहता है तो संभव है यहाँ से कांग्रेस की संभावनाएं बन जाए। लेकिन ओवरऑल रिजल्ट जो मुझे दिखता है उसमें ये दिखता है कि बीजेपी इस सीट को भी जीत सकती है।
बात जांजगीर चांपा की। जांजगीर चांपा बीजेपी कांग्रेस के लिए छत्तीसगढ़ के सबसे सुरक्षित सीटों में से एक कही जा सकती है विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के आधार पर, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जो रिजल्ट आए उसमें जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र के सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस के उम्मीदवार विजयी रहे। बीजेपी को का वहाँ पर खाता भी नहीं खुल पाया। यही वजह है कि बीजेपी शुरू से उस सीट पर काफ़ी फोकस्ड रही और अमित शाह ने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत जांजगीर चांपा से की थी। पहली सभा उनकी चुनाव अभियान की जांजगीर चांपा में हुई थी और तब से लगे हुए थे। यहाँ पर जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं छत्तीसगढ़ के ओपी चौधरी, उनकी प्रतिष्ठा वहाँ पर दाव पर लगी हुई थी। वहाँ पर राजेश मूणत लगे हुए थे। तमाम लोग पूरी ताकत के साथ लगे हुए थे। बाद में जाकर के वहाँ पर नितिन नवीन जो कि छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रभारी थे, उन्होंने भी काफ़ी समय दिया। लेकिन इस सब के बीच में चूँकि और कांग्रेस की तरफ से बात की जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे वहाँ पर आए, लेकिन अच्छे खासे मुकाबले के बीच में चुनाव अच्छा हुआ, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अच्छे खासे मुकाबले के बीच में वहाँ पर आपको याद होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे आए और उन्होंने जो है शिव की तुलना जो है राम से कर दी और उन्होंने कहा कि शिव जो है हमारे शिव यानी शिव डहरिया राम का मुकाबला कर लेंगे। बीजेपी ने इसको पॉलिटिकल रंग दिया और खूब प्रचारित किया कि अब हमारे भगवानों को भी, हमारे आराध्य को भी लड़ाने के लिए कांग्रेस तुल गई है और इसको जगह जगह फैलाया गया। मोदी फैक्टर पहले से ही वहाँ था। हमने जाकर के लोगों से बातचीत की तो लोगों ने कहा कि ठीक है, हमने विधानसभा में यहाँ की स्थानीय मुद्दों के आधार पर वोट किया था, लेकिन लोकसभा में देश के लिए हम वोट करेंगे और देश में जो बेहतर सरकार दे सकता है हम उसको चुनेंगे। और बहुत सारे लोगों ने बहुत मुखरता के साथ पीएम मोदी का नाम लिया, बीजेपी का नाम लिया। तो वहाँ अच्छी स्थिति कांग्रेस की बन सकती थी, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान ने भी वहाँ पर डैमेज किया है और मुकाबला से इनकार नहीं किया जा सकता। मुकाबला जरूर रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर मुझसे रिजल्ट पूछा जाए, मेरे पास जो इनपुट्स है उसके आधार पर मैं रिजल्ट दूं तो ये सीट भी जो है वो बीजेपी के खाते में जा रही है। बीजेपी यहाँ पर अपना कब्जा बरकरार रख रही है। आखिरी सीट कांकेर, आखिरी सीट कोरबा भी काफ़ी महत्वपूर्ण एक सीट है। यहाँ से छत्तीसगढ़ की विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की पत्नी ज्योत्सना महंत चुनाव मैदान में हैं, जो कि मौजूदा सांसद है। दूसरी तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे हैं। दोनों के बीच वहाँ पर मुकाबला है। मुझे लग रहा था एक पत्रकार के तौर पर कि संभव है सरोज पांडे दुर्ग से कोरबा गई हैं तो बाहरी का फैक्टर वहाँ पर शायद प्रभावी हो जाए और इसका फ़ायदा कांग्रेस प्रत्याशी को मिल जाए। लेकिन मैंने कोरबा लोकसभा क्षेत्र में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के बातचीत की लोगों से, तो ये फैक्टर मुझे वहाँ दिखाई नहीं पड़ा। कुछ छिटपुट कहीं कहीं के अलावे सामान्यतः मतलब अगर परसेंटेज में हम बात करें तो 95% वोटर्स के लिए ये फैक्टर नहीं था। मैंने पूछा क्यों, तो मतदाताओं ने कहा कि उनको मोदी को जिताना है, उनको मोदी को पीएम बनाना है। कैंडिडेट कौन है इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक बड़ा फैक्टर वहाँ पर भी देखने को मिला। हालांकि डॉक्टर चरणदास महंत की अपनी टीम है, उनका अपना व्यक्तित्व है और कई आदिवासी इलाकों में उनकी अपनी पकड़ है और अच्छी खासी पकड़ है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जो 5 साल वहाँ पर सांसद के रूप में जो ज्योत्सना महंत थी, उनका मूल्यांकन मतदाताओं ने जिस तरीके से किया, विशेष तौर पर उनकी गैर मौजूदगी को लेकर के और उनकी मुखरता को लेकर के, मुझे लगता है कि ये एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस के लिए
नहीं हुआ, तो यहाँ से भी मुझे लगता है कि बीजेपी जीत जाएगी। तो ओवरऑल जो रिजल्ट की अब बात कर लेते हैं, सभी 11 सीटों की हमारे एनालिसिस में आपने जाना, हमने बहुत विस्तार से सारी चीज़ों को आपके सामने रखा। तो ओवरऑल रिजल्ट ये निकल रहा है कि 7 सीटें तो बहुत क्लियर है, 4 सीटों पर मुकाबला देखने को मिला, लेकिन एज बीजेपी के पक्ष में है। तो मेरा आंकड़ा, मेरा इनपुट ये कह रहा है कि ये जो 4 सीटें हैं, इसमें एक आध सीट कहीं इधर उधर हो जाए तो संभव है, लेकिन ज़्यादा संभावना ये है कि ये सारी सीटें जो है वो बीजेपी जीत करके ले जाए, क्योंकि बीजेपी जो है काफ़ी मेहनत की है और कांग्रेस ने भी मेहनत किया है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जो संभावनाएं हैं, जो रिजल्ट दिख रही है, वो अगर मेरे हिसाब से कहा जाए तो अगर छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सीटें बीजेपी जीत लेगी तो इसमें बहुत आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि इनपुट्स यही कहते हैं। हालांकि कोई भी जो रिसर्च होता है उसमें भी प्लस माइनस की संभावनाएं रहती है। 100% सोशल साइंस में 100% रिजल्ट देने का कोई मैकेनिज्म नहीं है, प्लस माइनस उसमें होते हैं। तो आप थोड़ा बहुत प्लस माइनस कर सकते हैं, लेकिन जो इनपुट्स हैं वो बीजेपी के पक्ष में हैं। और एक विश्लेषणकर्ता के रूप में मुझे इस बात में कोई आश्चर्य नहीं लग रहा है कि अगर छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सीटें बीजेपी जीत करके ले जाती है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। इस वीडियो में आज इतना ही। अगली बार किसी अन्य विषय के साथ मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि अब तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि हमारे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। अगली बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।